हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज अपने लोग शुरू करेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है भैया कि ईएनवीएस का क्या करें। हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने हमें जबरदस्ती भैया ईएनवीएस दे दिया है। ये ईएनवीएस तो बहुत पकाऊ सा सब्जेक्ट है जो क्लास 2 में ही क्लास 3 में ही पढ़ के पक गए थे हम। अब वापस से क्यों दे दिया ये ईएनवीएस। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको ईएनवीएस पढ़ाने वाला हूं और सिर्फ पढ़ाने नहीं वाला हूं, फीलिंग्स के साथ बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा देने वाला हूं कि आप एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो खुद से ही आंसर्स को ड्राफ्ट करके आप लिख सकते हो। याद करने की या रट्टाफिकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। आप आज तक कोई सर से भी कोई मैम से भी पढ़े होंगे तो रट्टा मारे होंगे ईएनवीएस को, लेकिन आज मैं आप सबको समझा समझा के सब कुछ एक्सप्लेन कर देने वाला हूं कि ताकि आप अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में ईएनवीएस को जाके लिख पाए। सबसे बड़ी बात आती है, आप पूछोगे भैया ईएनवीएस को अपने वर्ड्स में भी लिखा जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। बस समझ लो ईएनवीएस का क्या कंसेप्ट है, आराम से अपने वर्ड्स में आप लिख के आ सकते हो। तो दोस्तों, आज आज से हम लोग ईएनवीएस का वन शॉट चालू करने वाले हैं और जो कोई भी वन शॉट अटेंड नहीं किया वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर बस यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज आई बैडली नीडेड योर सपोर्ट। इस बार का सेमेस्टर वन से में उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें। हमारे तो चर्चे आप हर एक कॉलेज में सुने होंगे, हर एक कॉलेज के सीनियर्स आपको बताए होंगे हमारे बारे में, लेकिन इस बार के सेमेस्टर वन में पता नहीं क्या जोश वोश नहीं है, कैसे करेंगे ये लोग। ठीक है, तो काइंडली आप ही लोग से रिक्वेस्ट है, आप ही लोग तो मेरा सहारा हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपके ईएनवीएस आपके ब्लड में डाल दूंगा, तेरे खून में डाल दूंगा मैं ईएनवीएस। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले ईएनवीएस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। आइए, आपके ईएनवीएस का जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। और उसमें से 10 तो आपका एमसीक्यू रहेगा। 10 एक मार्क्स का आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, मतलब 10 एमसीक्यू रहेगा। और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 20 मार्क्स। और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। वापस रिपीट कर दूं कि 10 एमसीक्यू रहेंगे और 2 मार्क्स के 10 10 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 50 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो खुद के कॉलेज में होगा और कॉलेज में ही एग्जाम होता है और कॉलेज वाले ही चेक करते हैं। ठीक है, तो ईएनवीएस बहुत ही इजी सा, बहुत ही लुक्खा सा पेपर है। तो आइए एक बार इस पेपर को डिस्कस करते हैं अपने लोग। आइए, सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस वीडियो पे नया नया आए हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बॉयज हो तो बॉयज में, गर्ल्स हो तो गर्ल्स में ज्वाइन करोगे ना। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगला सेमेस्टर से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिलेगा। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली अपडेट्स, मैराथन, फ्री वीडियोस, बहुत सारे फ्री वीडियोस हमारे क्लासेस के मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसे बेहतरीन नोट्स चाहिए, ये संजीवनी बूटी चाहिए, जिस संजीवनी बूटी में हम दावा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर यहीं से सेट होगा, तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है। यहीं से क्वेश्चन पेपर बनेंगे। ये जो संजीवनी बूटी अगर आपको लेना है, हमारा जो सजेशन है वो अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो काइंडली आप लोग हमारे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा ये संजीवनी बूटी को लेने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 को आज फोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टडीज? इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होती है? इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होती है? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो रिश्ता बताती है ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में। आपको पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए क्यों दिया? क्योंकि अभी तक भी आपने 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, न जाने ईएनवीएस कितने सारे क्लासेस से आप पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक भी आप इन्वायरमेंट का सही कद्र नहीं कर पा रहे हो। जो एनवायरनमेंट से हमें इतना कुछ मिल रहा है, इतना सारा रिसोर्सेस हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, हम रिटर्न में उनको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हम रिटर्न में पेड़ काट रहे हैं, हम रिटर्न में पोल्यूशन पे पोल्यूशन कर रहे हैं। हम कुछ तो दे नहीं पा रहे एनवायरनमेंट को। हमारे लिए एनवायरनमेंट इतना किया, लेकिन हमने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया? तो आज इन्वायरमेंटल स्टडीज आप वही करते हो। इन्वायरमेंटल स्टडीज करके एक इंसान इन्वायरमेंट के बारे में जानता है, पहचानता है, इन्वायरमेंट की ममता के बारे में जानता है कि इन्वायरमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है जिंदगी में। जैसे आप अपनी माँ के बारे में स्टडी करते हो, वैसे ही इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करके इन्वायरमेंट को जानते हो, इन्वायरमेंट को पहचानते हो। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टडीज? इन्वायरमेंटल स्टडीज रेफर्स टू द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब आप हर एक फील्ड का स्टडी एक साथ जब करते हो तो वो मतलब इन्वायरमेंट का स्टडी कर रहे हो। इन्वायरमेंट में आप ये बायोलॉजी का भी स्टडी करते हो, ज्योग्राफी का भी स्टडी करते हो, हिस्ट्री का भी स्टडी करते हो, बोटैनी का भी स्टडी करते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट का एक साथ मिला के जब आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आप अगर करते हो मतलब आप इन्वायरमेंट के बारे में जानते हो, समझते हो, जानना चाहते हो। अपनी कोई अगर आपको बोले कि अपनी माँ के बारे में बताओ, तो आप
आराम से बता दोगे, बिकॉज अपनी माँ को आपने स्टडी किया है, अपनी माँ को आपने समझा है, जाना है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब इन्वायरमेंट को जानना, इन्वायरमेंट को समझना कि इन्वायरमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड की है और हमने इन्वायरमेंट को क्या दिया रिटर्न में। हमने क्या दिया इन्वायरमेंट को? कुछ नहीं। उसी चीज को तो अंडरस्टैंड करना है बेटा कि इन्वायरमेंट कितना कुछ हमारे लिए कर रही है। आज हम जीवित है, आज तुम जीवित हो, वो किसके वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। और हम लोग क्या कर रहे हैं? वही इन्वायरमेंट को खत्म कर रहे हैं। तो इसी चीज का स्टडी को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज। आज जो इतना ज्ञान है, आज जो ये ज्ञान मैं तुमको परोस रहा हूं, इसी चीज के स्टडी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। So environmental studies refers to the interdisciplinary field of study that examines the interactions between human and environment। मतलब सीधा सा बात है कि environmental studies में क्या होता है कि human और environment का रिश्ता बताया जाता है। जैसे जैसे environment हमें बहुत कुछ देती है, वैसे रिटर्न में हम लोगों को भी environment को कम से कम समझना चाहिए। हमें हमें कद्र करनी चाहिए एनवायरनमेंट को, हमें हमें थैंक यू बोलना चाहिए एनवायरनमेंट को। हम ये जो पॉल्यूशंस कर रहे हैं, हम ये जो गंदगी मचा रहे हैं, हम अपने ही देश का, अपने ही एनवायरनमेंट को जो खराब कर रहे हैं, वो ना करे, वो ना करे, ना करे जनाब, ना करे। तो यहाँ पे वही बोला है कि दैट एग्जामिन्स द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, एनवायरनमेंट इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। तो एनवायरनमेंट हमसे ये उम्मीद रखती है कि हम उनके एनवायरमेंटल इश्यूज को समझे। हमसे ये प्रकृति बस यही उम्मीद रखती है कि हम ये नेचुरल वर्ल्ड को समझे, हम उनके एनवायरमेंटल इश्यूज को समझे और सॉल्यूशंस लेके आए। एनवायरमेंट में देखो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोग पता नहीं गंदगी फैलाते रहते हैं, प्लास्टिक यूज करते रहते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है। तो एनवायरमेंट की बस यही आशा है, प्रकृति की बस यही आशा है, प्रकृति बस तुमसे यही चीज मांगता है कि हम तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अरे प्रकृति एक माँ है, प्रकृति बोलती है कि हम तुमको हर कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा तुम नेचुरल वर्ल्ड को तो समझो, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम बस इन्वायरमेंटल इश्यूज को तो समझो कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है उसको तो समझो, तुम कुछ सोल्यूशन तो निकालो बेटा, तुम अंडरस्टैंड तो करो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है एनवायरमेंट में, और वो सब प्रॉब्लम मत क्रिएट करो ना, मत क्रिएट करो, एनवायरमेंट को खराब मत करो काइंडली। एनवायरमेंट हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, उस प्रकृति को आप खराब मत कीजिए। ये सब जो आप स्टडी कर रहे हो ना, ये सब जो आप स्टडी कर रहे हो, इसको बोलते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडी। तो एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब बेसिकली क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब होती है कि ह्यूमन और एनवायरमेंट का यहाँ पे रिश्ता बताया जा रहा है, इंटरेक्शन किया जा रहा है। जब ह्यूमन एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, जब ह्यूमन एनवायरमेंट का पेन समझता है, जब ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में समझने लगता है, धीरे धीरे करके जानने लगता है, उसको दोस्तों बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। जैसे आप अपनी मम्मी का स्टडी करते हो, पापा का स्टडी करते हो, मतलब जब जैसे आप अपनी मम्मी को जानते हो, पहचानते हो, वैसे ही अगर आपने एनवायरमेंट को जानने लगे तो कभी भी जिंदगी में आपने एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करोगे। ठीक है? लिखोगे ना? लिख पाओगे इस? चलिए आइए याद करने की कोशिश करते हैं। Environmental studies refers to the interdisciplinary field of study that examines the interactions between human and the environment। Environmental studies जो है वो interaction करवाती है human और environment का, focusing on understanding the natural world। environment बस हमसे इतना मांगती है, प्रकृति बस हमसे इतना मांगती है कि तुम हमें समझो, तुम नेचुरल वर्ल्ड को समझो, तुम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझो और सॉल्यूशंस लेके आओ, बस और कुछ नहीं। ठीक है? क्लियर है बाबू? एक बार काइंडली आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं और मन करता है कि डेली डेली आप लोगों को पढ़ाता जाऊं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है कि जब आप इन्वायरमेंट के बारे में जानते हो, पहचानते हो, इंटरेक्ट करते हो इन्वायरमेंट से, जब ह्यूमन इन्वायरमेंट को करता है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझते हो, उसका सोल्यूशंस निकालते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसीलिए आपको ईएनवीएस पढ़ाया जा रहा है, और क्या। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज? तो बेटा एलिमेंट्स मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज ना एक कॉम्बो थाली है। आप लोग क्या कभी रेस्टोरेंट में खाए हो कॉम्बो थाली? अब कॉम्बो कॉम्बो थाली में क्या क्या होता है सर? भात होता है, दाल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, मतलब सारी की सारी चीजें थोड़ी 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 करके रहती है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज को बोला गया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक खिचड़ी है, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिले गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक पढ़ा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन्वायरमेंटल स्टडीज के हिस्सा है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में फिजिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में बोटानी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में हिस्ट्री है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज सबका मिक्सचर है। अरे गणेश जी भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, दुर्गा माँ भी भगवान है, सब भगवान है। तो वैसे ही इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है? सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर, सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर। जितना भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, सारा सब्जेक्ट का थोड़ा 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 करके पार्ट जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज में आता है। यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है,
So the element of the environmental studies typically include the study of ecology, environmental science, environmental policy, law, environmental economics, sustainable development, conservation biology and environmental ethics. तो एलिमेंट्स का मतलब ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज अपने लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये मिक्सचर है ऑल सब्जेक्ट्स का। जितना भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट आपने आज तक पढ़े हैं सबका मिक्सचर को बोला गया है इन्वायरमेंटल स्टडीज, सबका मिक्सचर। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में इकोलॉजी भी है, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, लॉ एंड पॉलिसी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एथिक्स भी है, सबके मिक्सचर को इन्वायरमेंटल स्टडीज बोला गया है। लिख दोगे, लिखिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज आर द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, environmental science, environmental policy, environmental law, environmental economics and sustainable development, conservation biology, environmental ethics। फिजिक्स केमिस्ट्री भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मार्क्स मिल जाएगा। मतलब आप लॉजिकली समझो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का मतलब कि थोड़ा 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 करके हिस्सा जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज में है। सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एनवीएस में हम लोग सब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन को, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, भाई बहुत बढ़िया बात है, हमारी देश की प्रगति हो रही है, हमारी देश की डेवलपमेंट हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। इंडिया हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री रहा है, इंडिया को डेवलप होना ही चाहिए। आप बोलते हो कि भैया आप नहीं चाहते क्या इंडिया डेवलप हो? मैं मैं ये बोलूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, इंडिया को डेवलप हमेशा होना चाहिए, मतलब कि डेवलपमेंट तो अच्छा है बेटा, लेकिन रिसोर्सेस का वेस्ट करके डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। जो रिसोर्सेस हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए है उसको भी आप अगर वेस्ट करोगे और फिर डेवलपमेंट की बातें करोगे, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बातें करोगे, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ अच्छी बात है, डेवलपमेंट करो, इंडिया का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, मतलब रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कीजिए, रिसोर्सेज को कभी वेस्ट मत कीजिए। आप ही देखिए ना, आप ही कितने लापरवाह हो। आप जब कोई मतलब कि पानी पानी वानी का नल चलाते हो तो चला हुआ छोड़ देते हो, जब कोई पानी वानी का नल वल चलाते हो तो चला हुआ छोड़ देते हो। लाइट जल रही है तो जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है लाइट, बिजली जलती जा रही है। अरे रिसोर्सेज को क्यों वेस्ट करे हो बहन? अरे भाई रिसोर्सेज को तू क्यों वेस्ट कर रहा है? आज रिसोर्सेस को बचा, ताकि कल को फ्यूचर जनरेशंस जो है, तुम्हारे जो बच्चे आएंगे, छोटे 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 बच्चे जो आएंगे, वो क्या यूज करेंगे? जब सारी की सारी रिसोर्सेस तुम निब्बा निब्बी यूज कर लोगे तो तुम्हारे बच्चे लोग क्या यूज करेंगे? हैं? आपके बच्चे के लिए रिसोर्सेस को बचाइए प्लीज। दूसरे के बच्चे के लिए ना भी बचाओ, लेकिन आपके बच्चे के लिए तो बचाओ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मतलब कि डेवलपमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट हर एक इंसान को करनी चाहिए बेटा, लेकिन फ्यूचर का सोच के रिसोर्सेस का वेस्ट मत करो, रिसोर्सेस को वेस्ट मत करो। जितना रिसोर्सेस तुमको नीड है उतने रिसोर्सेस का ही तुम यूज करो, और फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचो कि आज जो लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं वही लाइफस्टाइल तो फ्यूचर जनरेशंस भी डिजर्व करते हैं ना। इसलिए पानी बचाओ, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तुम्हारे तुम्हारे नन्हे मुन्ने के लिए, और क्या। ठीक है, तो आ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन sustainable development in environmental science refers to the approach of meeting the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It involves balancing economic, social, environmental factors to ensure long term well-being. यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि रिसोर्सेस को आप यूज करिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूटिलाइजेशन के साथ इफेक्टिवली एफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूज कीजिए, फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेस को खराब मत कीजिए। फिर बात करते हैं व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी, एक बार गाइस काइंडली आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको ये भैया का टीचिंग बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताओ ना, मार्केटिंग कहाँ करूंगा मैं? यहीं तो करूंगा, आप ही तो हो मेरे मार्केटिंग। अब इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि पेड एक्टर्स को मैं वो नचवाऊं। काइंडली आप लोग एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अब ईएनवीएस बोर्डिंग नहीं है, अब इजीली हम समझ जाएंगे, सीधा सा बात है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं कि व्हाट इज वो सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? क्या होती है बेटा सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी मतलब कि बहुत यूज कर ली तुमने पेट्रोल, बहुत यूज कर ली तुमने डीजल, अब सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ, अब इलेक्ट्रिक बाइक यूज करो। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि आप कुछ ऐसे रिसोर्सेस का यूज करो जो अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेस लिमिटेड है उसका यूज मत करो, जो रिसोर्सेस लिमिटेड है उसका यूज मत करो। सस्टेनेबिलिटी refers to the ability to maintain or endure over time in the context of the environment. It involves using resources in the way that meet present need without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि रिसोर्सेस तुम यूज करो विदाउट एनी वेस्टेज, कि वेस्ट मत करो रिसोर्सेस को, और ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज कीजिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स आजकल ईवी बाइक चल रहा है ना नॉर्मली, तो पेट्रोल और डीजल, जैसे कि आप लोग जानते हो पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो वो सब रिसोर्सेस का आप लोग यूज करना बंद कर दो या कम कर दो, कम कर दो। और अब आप ऑल्टरनेटिव वे में सोलर एनर्जी का भी यूज करो, बिकॉज आप जानते हो सोलर एनर्जी जो है, सन से जो एनर्जी आती है वो अनलिमिटेड है।
ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सूरज कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो सोलर एनर्जी का यूज करो, इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज करो, और अगर रिसोर्सेज तुम यूज कर भी रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम विदाउट एनी वेस्टेज यूज करो। रिसोर्सेज को बहुत वेस्ट करते हो आप। फैन चल रहा है तो चलते ही दे रहा है, लाइट्स जल रही है मतलब कि जलते ही जा रही है, अगर पानी चल रहा है चलते ही जा रहा है, नहीं वैसे ही मत करो। रिसोर्सेज बचाओ। अब पानी बचाओ, जल देवता, वो तारक तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला। ठीक है, रिसोर्सेज को बचाओ। ठीक है सर, ओके सर, समझ गए। नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी गोल्स। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी गोल्स? अब सस्टेनेबिलिटी गोल्स क्या है? ये गोल्स बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में सबकी सबकी बैठक हुई थी, सारी के सारी विदेश मंत्री की यूनाइटेड नेशंस में बैठक बैठक हुई थी। सारे के सारे देश के प्रधानमंत्री लोग बैठे थे और बोले कि हम लोग 2030 के अंदर, यूनाइटेड नेशन ने ये फैसला लिया कि हमने 2030 के अंदर सस्टेनेबिलिटी मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। हमने 2030 के अंदर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस पे काम करना है। मतलब 2030 के अंदर हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो मतलब कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स मतलब क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक ये कॉन्फ्रेंस किया गया था जहां पे सारे के सारे विदेश मंत्री को और प्रधानमंत्री को बुलाया बुलाया गया था। ठीक है, बुलाया बुलाया गया था। वो लोग तय किए कि 2030 के अंदर हम लोगों को पॉवर्टी खत्म करना है, इनइक्वालिटी खत्म करना है, क्लाइमेट चेंज का जो इश्यूज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो इश्यूज हो रहा है वो खत्म करना है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन खत्म करना है, पीस लाना है, पीस और जस्टिस लाना है। और इस और इस इंडिया को, इस वर्ल्ड को हमें सस्टेनेबल बनाना है, सस्टेनेबल रिसोर्सेस, नो वेस्टेज ऑफ मोर रिसोर्सेस। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी गोल्स ऑफन रेफर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए सेट ऑफ टारगेट एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस मतलब कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जैसे आप लोग गोल बनाते हो भाई साहब कि इस बार सेमेस्टर 1 में 90% लाना है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन ने एक गोल बनाया सारी के सारी कंट्रीज के पीएम को बुला के कि भाई सुन, हम लोग 2030 तक पॉवर्टी हटाएंगे, मतलब कि गरीबी गरीबी मिटा देंगे, पूरा वर्ल्ड से गरीबी मिटा देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग 2030 तक पूरा वर्ल्ड से गरीबी मिटा देंगे, इनइक्वालिटी मिटा देंगे, क्लाइमेट चेंज का इश्यूज को खत्म करेंगे, एनवायरमेंट का जो ये दुर्गति हो रही है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, वो खत्म कर देंगे, पीस लाएंगे, पीस मतलब शांति, शांति लाएंगे और जस्टिस लाएंगे। ये तो होने से रहा भाई, लेकिन ये गोल्स बनाया गया था। जैसे आप लोग भी अपना टारगेट टारगेट बनाते हो और टारगेट बना के भूल जाते हो। सर शेड्यूल बना है, मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे अकाउंट्स पढ़ना है, 10 बजे से 11 बजे ईडी पढ़ना है, 11 बजे से 12 बजे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ नहीं, घंटा आप फॉलो करते हो। तो वैसे ही ये लोग अपना गोल बना के छोड़ दिए। यूनाइटेड नेशन ने एक गोल बनाया, ठीक है, उसको बोले सस्टेनेबिलिटी गोल्स, कि हमें भी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए 2030 तक। पूरा का पूरा वर्ल्ड अपने लोग सस्टेनेबिलिटी का प्रैक्टिस करने लगेंगे कि रिसोर्सेज को बचाएंगे, फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर जो है सेव करेंगे। लेकिन ये लोग अपना गोल बना के, अपना टारगेट बना के खुद ही भूल गए क्या बोला। और इसमें ये लोग जस्ट बोले कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस पे हम लोग को काम करना है। तो 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है वर्ल्ड वाइड पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक चाहिए, ऐसे करके ये लोग ने एक गोल बना लिया, एक टारगेट बना लिया, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। अभी तो 2026 आ गया, क्या हुआ? कुछ कुछ तो हुआ नहीं, कुछ तो हुआ नहीं। चलिए आइए, अब देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है तो काइंडली एक लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप अगर लाइक करोगे तो ईएनवीएस का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का, ईडी, अकाउंट्स, पीपीएम सबके वन शॉट लाऊंगा, सबसे बेस्ट लाऊंगा। मार्केट में तुमको ऐसा समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा भाई। तो इसीलिए ये सजेशन अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, हमारा फैमिली मेंबर बन जाइए भाई। हम सबको अपना फैमिली ट्रीट करते हैं, सिंपल सा बात है। मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा हैं, आप ही लोग मेरे फैमिली हो, हम सबको अपना फैमिली ट्रीट करते हैं। तो मेरा फैमिली मेंबर बनने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर जाइए। और आपके भैया अगर बोल रहे हैं भाई लाइक करो, कमेंट करो, भाई ने बोला करने का तो करने का, आपके भैया अगर बोल रहे हैं तो मानने का उस बात को, ठीक है। और मैं यानी आपके भैया आपसे वादा करता हूं कि आपका हाथ पकड़ के आपकी एग्जामिनेशन सेंटर तक देके आऊंगा आपको, ठीक है। टॉप करोगे, टॉप, मेरा भाई टॉप करेगा, मेरी बहन टॉप करेगी। चल शुरू करते हैं, आजा। फैमिली मेंबर हो तुम लोग, मैं सर नहीं हो, तुम मेरे को भैया आराम से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा जी, वाई इन्वायरमेंटल स्टडीज इज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। बोला है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है बताओ तो। अगर मान लो कि तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई अगर मल्टी 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 टैलेंटेड है,
तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी का अगर मान लो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो डांस भी करता है, सिंगिंग भी करता है, पढ़ाई भी करता है, जिम भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, उसको तुम लोग क्या बोलते हो? मल्टी टैलेंटेड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई एनवायरमेंटल स्टडीज इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये पता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है कि एनवायरमेंटल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बो है। मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो भी तुमने सब्जेक्ट पढ़ा, सारे सब्जेक्ट को मिला के एनवायरमेंटल स्टडीज बनती है। सारे सब्जेक्ट को मिला के एनवायरमेंटल स्टडीज बनती है। एनवायरमेंटल स्टडीज में इकोलॉजी भी है, ये बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। इतने सारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज में है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे पढ़िए जरा ध्यान से। एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज आई इट स्टडीज द methods of various fields such as knowledge and as ecology, biology, chemistry, physics, sociology, economics and political science। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि environmental studies एक कॉम्बो है बेटा। एक ऐसा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज जहां पे आप इकोलॉजी का भी पढ़ाई करते हो, ये बायोलॉजी का भी पढ़ाई करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सबका पढ़ाई आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर कर लेते हो, जिसका नाम है दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस पढ़िए, रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। तो सबसे पहले हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते क्यों, मतलब ईएनवीएस हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? कि एनवायरमेंट के इश्यूज के बारे में जान पाए। हम ईएनवीएस इसीलिए पढ़ रहे हैं बेटा कि हम लोग एनवायरमेंट के इश्यूज के बारे में जान पाए कि एनवायरमेंट को क्या दुविधा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसके। आज जो तुम यहाँ पे पढ़े हो एनवायरमेंट के बारे में कि कचरा फेंकना बहुत ज्यादा गलत बात है, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, एक इंसान को एनवायरमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए, फिर तो जाके कल तुम सुधारोगे। अगर कोई जानता ही नहीं है कि एनवायरमेंट को खराब करने का ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर कोई जानता ही नहीं है तो वो तो गंदा करते रहेगा। ऐसे ही तो होता है ना, इलिटरेट फेलोज जो होता है वो लोग तो गंदा करते रहता है ऐसे ही, क्योंकि वो लोग जानता ही नहीं है, वो लोग पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाई लिखा ही नहीं है। तो आप पढ़ क्यों रहे हो? आप पढ़ इसीलिए रहे हो, आप इन्वायरमेंट को स्टडी क्यों कर रहे हो? इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो इसीलिए कि इन्वायरमेंट के जितने भी इश्यूज हैं आप उसको पहचानो और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन्वायरमेंट अगर खराब हुई, इन्वायरमेंट अगर गंदी हुई, इन्वायरमेंट को अगर वेस्ट किया गया तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको भुगत सकते पड़ते हैं, ये सब भी जानो, आप अवेयरनेस क्रिएट करो। अब बोलो सबको जाके कि ये सब हो सकता है, इसीलिए आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हो। ठीक है। सेकंड 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 दिया हुआ है, प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल स्टडीज का पढ़ने का और एक उद्देश्य है कि आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कीजिए, आप स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कीजिए कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। आपने प्रॉब्लम के बारे में तो जान लिया, लेकिन कोई ना कोई बच्चा जो इंटेलिजेंट होगा वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वो स्ट्रैटेजी बनाएगा कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट को कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बहुत सारी है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे तभी तो भैया हम लोग वो सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे ना, बिल्कुल। तो इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ के अपने लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, इश्यूज को पढ़ के अपने लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, प्रॉब्लम्स को पढ़ के अपने लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू मिटिगेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड प्रमोट कंजर्वेशन एफर्ट। अब देखिए कि मोदी जी 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लाए थे। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ रेगुलेशंस लानी चाहिए गवर्नमेंट को कि एनवायरमेंट का ये पॉल्यूशन जो है वो रुक सके, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन जो है वो रुक सके। मोदी जी ने जो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लाया था, उसकी वजह से एक मतलब कि जागरूकता तो आई कि लोग ये घर घर से बाहर जाके मतलब ये साफ वाफ तो करने लगे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जागरूकता नहीं आई है। तो ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रेगुलेशंस, प्रोग्राम्स लानी चाहिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट हम लोग कर सके, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। इस तरीके से पॉलिसीज लाओ, रूल्स लाओ, रेगुलेशंस लाओ, फाइन्स लाओ। सीधा सा बात है कि जो गंदगी करेगा उसको फाइन फाइन भरना पड़ेगा। कितना? 5,000। अब अब ससुरा गंदा करना ही भूल जाएगा। ऐसा करके लाओ ना कि जो गंदा करेगा उसको 5,000 का फाइन लगेगा। सीधा सा बात है, कुछ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस लाएगा तब ना एनवायरमेंट का आप प्रोटेक्शन कर पाओगे। बिल्कुल। फिर दिया हुआ है, फोस्टर ए सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड वो गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एनवायरमेंटल स्टडीज इसीलिए जरूरी है कि ताकि आप ये समझो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट की रक्षा करना, इन्वायरमेंट की, अपनी मातृभूमि, अपनी प्रकृति, अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एहसास दिलाने के लिए आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति आपकी कर्तव्य क्या है भाई साहब, इसकी एहसास दिलाने के लिए आप लोगों को ये सब पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है। फिर एड्रेस ग्लोबल ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस है। तो जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं, ये सब ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हो। ये सब सारे ग्लोबल चैलेंजेस का आप सोल्यूशन निकालने के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चल, आइए दोस्तों, अभी अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट लो कार्बन साइकिल। अब भैया ये लो कार्बन साइकिल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा परेशानी है इसमें। क्या है ये लो कार्बन साइकिल, जरा आप प्लीज बताइए। तो आइए, इसको यहां से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये संजीवनी बूटी से हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपना ही नोट्स एक बनाए हैं, वहां से पढ़ेंगे। तो लो कार्बन लाइफ साइकिल को बहुत ही सिंप्लीफाई बनाना था, इसीलिए हमने अपने क्रिएट किए गए नोट्स, अपने हाथ से लिखे गए नोट्स आपके लिए लाए हैं दोस्तों। ये आपको इजी ये पड़ेगा, ठीक है। तो आइए लो कार्बन लाइफ साइकिल को समझते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधा जो है, ये नेचर जो है, ये नेचर हम लोग को क्या देता है भैया? ऑक्सीजन। हम लोग सांस किसकी वजह से ले पाते हैं? हम लोग सांस वही पेड़ वही पौधे की वजह से ले पाते हैं। वो जो पेड़ है वो पौधे हैं, उसी की वजह से हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। पेड़ पौधा हम लोग को क्या देता है बेटा? ऑक्सीजन। और उसके बदले में जो CO2 गैसेस है वो एब्जॉर्व कौन कर लेता है? CO2 गैसेस मतलब कार्बन गैसेस जो है वो वही पेड़ पौधा एब्जॉर्व कर लेता है। प्रकृति के इतने उपकार है हम पे कि हमें वो ऑक्सीजन दे देता है और गिफ्ट में वो CO2 गैसेस ले लेता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल हम लोग पेड़ काट रहे हैं। आजकल हम लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं और कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है। कार्बन की गैसेस वो ज्यादा हो रहे हैं आजकल। आजकल आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? आजकल हम लोग पेड़ को पौधे को काटते जा रहे हैं। फैक्ट्री से धुआं जो निकलती है, वो जो गाड़ी से बाइक से जो धुआं निकलता है, उससे ये कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है। मतलब कि कार्बन गैसेस ज्यादा हो रहे हैं। इसका इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है? अगर ज्यादा कार्बन गैसेस का इफेक्ट होने लगा, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका इफेक्ट होगा कि ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा हमारे। ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इशू हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो सकता है। तो ज्यादा कार्बन एमिशंस होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो पेड़ से ऑक्सीजन मिल रही है, हम उसी पेड़ को काटे जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन किए जा रहे हैं। फैक्ट्रीज से गंदे गंदे धुएं निकल रहे हैं। वो बाइक से, वो मोटर कार से, वो जो कार्बन गैसेस जो निकल रहा है ना, वो कार्बन गैसेस हमारे लिए खतरनाक है। और ज्यादा कार्बन गैसेस अगर निकली, ज्यादा कार्बन गैसेस का अगर उत्पन्नता हुई, तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा बेटा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हम लोग को फेस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का इशू हम लोग को फेस करना पड़ेगा। इसी का तो रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग, इसी का तो रिजल्ट है क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे लो कार्बन लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए कि कार्बन गैसेस कम से कम उत्पन्न हो। अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए कि कार्बन गैसेस कम से कम उत्पन्न हो। पेट्रोल डीजल का यूज मत कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज कीजिए। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए कुछ कि कार्बन गैसेस का कम से कम उत्पन्न हो। लो कार्बन लाइफ साइकिल। तो इसके अ, अब आइए, अब पढ़ते हैं। लो कार्बन लाइफ साइकिल refers to reducing carbon emission at every stage of product or lifestyle to protect the environment। कि environment को बचाने के लिए आप कार्बन एमिशन को रोकिए। ये जो कार्बन कार्बन गैसेस का जो हो रहा है, उसका एमिशन को आप रोकिए। मत होने दीजिए कार्बन कार्बन गैसेस को स्प्रेड। ज्यादा का ज्यादा वो कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। तो लो कार्बन लाइफ साइकिल refers to reducing carbon emission at every stage of a product or life cycle to protect the environment। अपने environment को बचाने के लिए ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रोकिए। आप कम से कम कार्बन को जनरेट होने दीजिए। ये कम से कम ये CO2 गैसेस को जनरेट होने दीजिए। बिकॉज CO2 गैसेस जो है बहुत खतरनाक है हमारे लिए। यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है? इट फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूसेज एंड डिस्पोजल। मतलब वो जो गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो इको फ्रेंडली सामान का यूज करो। इसीलिए तो बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली सामान का यूज करो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सामान का यूज करो। अगर आप अगर आप ये सब सामान का नॉर्मल नॉर्मल सामान का यूज करते हो तो CO2 गैसेस का उत्पन्नता होता है। ठीक है। तो उसका एमिशन मतलब CO2 एमिशंस को रोकिए, रिड्यूस कीजिए, मत मत होने दीजिए, वरना ग्लोबल वार्मिंग आएगा। वरना क्या आएगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो इट फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूसेज एंड डिस्पोजल। मतलब इसका मतलब क्या है? लो 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 कार्बन लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? कि प्रोडक्शन के स्टेज में, ट्रांसपोर्टेशन के स्टेज में, यूसेज के स्टेज में, डिस्पोजल के स्टेज में आप कम से कम मतलब ये CO2 गैसेस का उत्पन्नता होने दीजिए, एमिशन होने दीजिए, कि कम से कम हो। स्टेजेस, अब स्टेजेस का बात करेंगे। जैसे होता है कि प्रोडक्शन स्टेज, यूज इको फ्रेंडली मेथड एंड वो रेन्यूएबल एनर्जी। आप रेन्यूएबल एनर्जी का यूज कीजिए, आप इलेक्ट्रिक स्कूटी का यूज कीजिए, EV बाइक्स का यूज कीजिए। आप पेट्रोल और डीजल का क्यों यूज करते हैं जी? जिससे कार्बन गैसेस का उत्पन्नता होती है। क्यों क्यों यूज करते हैं? आप इको फ्रेंडली सामान का यूज कीजिए।
फिर ये ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए, प्रोडक्शन में आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कीजिए, सोलर एनर्जी यूज कीजिए, आप विंड एनर्जी यूज कीजिए, जो प्रकृति से मिला हुआ है वो सब सारा सामान यूज कीजिए। यूसेज, यूज एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, ठीक है, जो एनर्जी आपको नेचुरली मिल रही है, जो एनर्जी अनलिमिटेड है उसका यूज करो ना भाई। और बोला है कि रिसाइकिल करना सीखिए और रीयूज कीजिए मटेरियल को। एक मटेरियल को फेक मत दीजिए, ये जो मटेरियल को फेकिए मत, उसको रीयूज कीजिए, को रीयूज कीजिए, ठीक है। तो ये फीचर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, फीचर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो बेनिफिट्स बेनिफिट्स पढ़ लीजिए। लो, ये कार्बन लाइफ साइकिल का बेनिफिट्स पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है बेटा, इससे आपका ये पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा, ये एनर्जी एंड रिसोर्सेज को सेव करेगा, हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग रन, ये कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। अभी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही होगी, लेकिन लॉन्ग रन में सस्ती पड़ेगी, सस्ती सस्ती आएगी ये सब, ठीक है। लॉन्ग रन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तो लो कार्बन लाइफ साइकिल का मतलब कि जिस जिस चीजों से, जिन जिन चीजों से ज्यादा ये कार्बन एमिशंस हो रहा है, उन चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए आप, और एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाइए जहां पे लो कार्बन लाइफ साइकिल हो। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कीजिए, कुछ ऐसे सामान का यूज कीजिए जो इको फ्रेंडली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट का यूज कीजिए, एनर्जी से जो चलता हो वो सब सामान का यूज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, रीयूज कीजिए सामान को। इससे हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। सर क्या क्या बेनिफिट मिलेगी? जिससे भैया ये पॉल्यूशन रुक जाएगी, पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो जाएगी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज सेव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी और कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग रन। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां से पढ़ लीजिएगा, ये एकदम स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। सर पीडीएफ पीडीएफ भेज दीजिए ना, नहीं नहीं इसका पीडीएफ नहीं भेजेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सर, ओके। इससे आपको क्या होगा, ये बड़ा आंसर नहीं याद करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार गाइस प्लीज कमेंट कर दो, ना 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 कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट तक कुत्ते हवे, एक बार प्लीज आप कमेंट कर दो। अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या होता है, यहां से मत पढ़िएगा, ये संजीवनी बूटी से जो जो चीज नहीं पढ़ा रहा है वो सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिशन लाइफ को भी बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में मैं लिख के आया हूं दोस्तों। मिशन लाइफ क्या है क्या नहीं है, आइए फटाफट से मिशन लाइफ। मिशन लाइफ भी संजीवनी बूटी से नहीं पढ़ना है, काट दीजिए, यहां से पढ़ना है। देखिए कितना अच्छे से लिखे हैं, देखिए यहां से कितना अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में लिखे हैं यहाँ, देखिए। वैसे वैसे संजीवनी बूटी से सब कुछ पढ़ना है, बस मिशन लाइफ और लो कार्बन लाइफ साइकिल वहां से मत पढ़ना, ठीक है। ठीक है, मिशन लाइफ क्या है सर, मिशन लाइफ क्या है? तो मिशन लाइफ इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल हैबिट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंश्योर सस्टेनेबल लिविंग। मिशन लाइफ एक एक पॉलिसी था जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। मिशन लाइफ एक पॉलिसी था जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। उनका मकसद बस यही था कि इको फ्रेंडली सामान का आप लोग अब यूज करोगे, अब इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जियोगे आप लोग। कि हम लोग जो भी सामान यूज करते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं वो इको फ्रेंडली ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, और सस्टेनेबल चीज का ज्यादा यूज कीजिए, रिन्यूएबल ये सोर्स ऑफ एनर्जी का ज्यादा यूज कीजिए, जो रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसका यूज कीजिए। यही है मिशन लाइफ का मकसद। मिशन लाइफ को किसने लॉन्च किया था? मिशन लाइफ को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। मिशन लाइफ वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में लॉन्च किया था। तो आइए मिशन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल हैबिट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंश्योर सस्टेनेबल लिविंग। मिशन लाइफ ये बताता है कि आप लोग भाई साहब इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जिए, इको फ्रेंडली सामान का प्रयोग कीजिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रयोग कीजिए, आप वो सारे एनर्जीज का प्रयोग कीजिए जो रिन्यूएबल है, जो अनलिमिटेड है, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज कीजिए, आप इको फ्रेंडली सामान का यूज कीजिए जैसे पतंजलि। तो मिशन लाइफ का बस यही मकसद था कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल हर एक इंडियन जिए, ठीक है। अच्छा, इसको किसने लॉन्च किया था? हु लॉन्च्ड मिशन लाइफ को किसने लॉन्च किया था? तो मिशन लाइफ को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। मिशन लाइफ वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। ये कॉप वो 26 जो ग्लासगो में हो रहा था, कॉप कॉप 26 जो एक मतलब ये मीटिंग है, कॉप 26 एक मीटिंग है जो कि ग्लासगो में हो रहा था, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया था मिशन लाइफ। इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2021 ड्यूरिंग कॉप 26 इन ग्लासगो, ठीक है। मिशन लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है भैया, क्या उद्देश्य है मिशन लाइफ का? क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। मिशन लाइफ का ये उद्देश्य है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से जियो आप लोग, मतलब सस्टेनेबिलिटी के साथ जियो। आप आज रिसोर्सेज को बचाओ, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन आज आप रिसोर्सेज को बचाना सीखो, रिसोर्सेज को बचा बचा के काम करो।
इनकरेज इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका आभास दिलाने के लिए मिशन लाइफ लाया गया कि आप लोगों का इस देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एनवायरमेंट को आप बचाओ। एंड रिड्यूस पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए मिशन लाइफ लाया गया, जहां पे मोदी साहब बोलते हैं कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल आप जिए। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जिए मतलब इको फ्रेंडली सामान का यूज करो भाई। वो छोड़ दो कार, वो छोड़ दो कार या बाइक, और इको फ्रेंडली मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करो, इको फ्रेंडली सामान का यूज करो, जैसे पतंजलि का जो सामान सब आता है, आयुर्वेद, ये सब इको फ्रेंडली यूज करो। इको इको फ्रेंडली मतलब सर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है। फीचर्स, फीचर, इसका फीचर्स क्या क्या है सर? फीचर्स है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल फोकस, पीपल पार्टिसिपेशन, ग्लोबल इनिशिएटिव, अवेयरनेस क्रिएशन, सपोर्ट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ये सब नहीं पढ़ना है। इसका सर बेनिफिट्स पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है मिशन लाइफ का सर? बेनिफिट्स क्या क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मिशन लाइफ के लिए इन्वायरमेंट आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। रिसोर्स कंजर्वेशन, जितने भी रिसोर्सेस है उसको आप बचा के रख सकते हो मिशन लाइफ के द्वारा। फिर बेटर बेटर हेल्थ, हेल्थ भी बेटर होने लगेगी। क्लाइमेट चेंज का जो कंट्रोल होने लगेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इश्यूज है वो कंट्रोल होने लगेगा। कॉस्ट सेविंग, बहुत कॉस्ट सेविंग होगा नॉर्मली। ये सब क्या है? ये सब इसके बेनिफिट्स है। तो मिशन लाइफ के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो मिशन लाइफ एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो ये बोलता है कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल आप जिए, टू टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल थिंग्स। एंड मिशन लाइफ को किसने लॉन्च किया था? प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मिशन लाइफ कब लॉन्च हुआ था? नवंबर 2021 ड्यूरिंग कॉप वो 26 ग्लासगो में। ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इनकरेज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और इसके बेनिफिट्स भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? मिशन लाइफ आने का फायदा क्या हुआ? मिशन लाइफ आने का फायदा ये हुआ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। रिसोर्स को अब हम लोग बचाएंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हमारा हेल्थ भी बेटर होने लगेगा, क्योंकि अगर अगर इन्वायरमेंट गंदा नहीं है तो हेल्थ भी हमारा बेटर होने लगेगा। क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होने लगेगा। कॉस्ट सेविंग होगा, सीधा सा बात है। ये सब क्या है? ये सब इसके बेनिफिट्स है बेटा, ये सब इसके बेनिफिट्स है। आइए, आइए अब संजीवनी बूटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बात करेंगे हम लोग कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो अगर कभी भी प्रिंसिपल पूछे ना, कभी भी प्रिंसिपल पूछे, तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहले ना ये कर दीजिएगा, डेफिनेशन लिख दीजिए। लिखा हुआ है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है। तो सबसे पहले आप मीनिंग लिख दीजिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलपमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर जी, डेवलपमेंट करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन, अपने फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए आप डेवलपमेंट करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट satisfies the needs of the present generation without harming the ability of the future generation to meet their own needs। कि आप डेवलपमेंट करो, बहुत ही बढ़िया बात है, आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिले आपको, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रिसोर्सेस क्यों वेस्ट करते हो? ये जो लाइटें जला के रखते हो, ये जो पानी का नल जला के रखते हो, ये सब क्यों चला के रखते हो? मत जलाओ। फ्यूचर जनरेशंस के रिसोर्सेस को आप मत वेस्ट करो, उनके हक का आप मत खाओ। आपके जो नन्हे मुन्ने होने वाले उनके बारे में सोचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, रिसोर्सेस को बचा के रखो कि फ्यूचर जनरेशंस भी उसका यूज कर पाए, उसका यूज कर पाए। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आप पहले डेफिनेशन को लिख देना, डेफिनेशन लिखने के बाद प्रिंसिपल्स को लिखना, प्रिंसिपल्स को डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना। अब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलती है कि इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि अगर तुम्हें अगर सब कुछ मिला है, सारे के सारे रिसोर्सेस अगर तुमको मिला है, तो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशंस का भी बराबर अधिकार है। अगर आपको सारे के सारे रिसोर्सेस मिल रहा है, तो तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे फ्यूचर जनरेशंस का भी बराबर अधिकार है। इसीलिए थोड़ा संभल के यूज करो, उनके हक का मत यूज करो, तुम थोड़ा संभल के यूज करो। इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब अगर तुमको मिला है तो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशंस को भी मिलना चाहिए वही सेम रिसोर्सेस। तो दीज प्रिंसिपल सेज दैट, these principle states that natural resources must be used responsibly so that the future generations can also enjoy them। फिर दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गए, उसको बचा के रखो। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बना देते हैं, ऐसा नहीं कि पहाड़ काट के वो झरने वरने हटा के ये कर देते, नहीं। अपने पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति के जो भी देन है, जो भी गिफ्ट है, उसको बचा के रखो। जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये बायोडाइवर्सिटी, उसको आप वाइजली यूज करो और कंजर्व करके रखो, बचा के रखो। यही सारे चीज हम लोग को फ्यूचर में काम आएंगे। फिर बोला है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज का आप अगर यूज करते हो तो उसको अच्छे से यूज करो, इफेक्टिवली यूज करो, एफिशिएंटली यूज करो, विदाउट एनी वेस्टेज। और बेटा हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज मत करो।
ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज मत करो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो। मतलब सीधा सा बात है कि जो रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है उसका यूज मत करो, जो अनलिमिटेड रिसोर्सेस है उसका यूज करो, जैसे सोलर एनर्जी का यूज किए, ईवी ईवी या इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज किए वैसा। ठीक है। फिर दिया हुआ है प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर, कि डैमेज होने से पहले, मतलब प्रीकॉशनरी का मतलब क्या होता है, प्रीकॉशनरी का मतलब होता है कि डैमेज होने से पहले ही एक्शन लो, कि बाद में डैमेज हो जाए ये सारे रिसोर्सेज उसके पहले ही आप एक्शन लो भाई। इन्वायरमेंटल डैमेज शुड बी प्रिवेंटेड इवन इफ साइंटिफिक सर्टेनिटी इज नॉट नॉट कंप्लीट। मतलब इन्वायरमेंट को बचाओ भाई, अभी से बचाना स्टार्ट कर दो वरना तो फ्यूचर में खत्म ही हो जाएगी। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है। ठीक है। फिर 5 ऐसा करके बोलता है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि एक ऐसा रूल्स, एक ऐसा नियम, ये कायदा ये बना बना देना चाहिए कि जो पोल्यूशन करेगा वो फाइन पड़ेगा, जो पोल्यूशन करेगा वो फाइन पड़ेगा। एक ऐसा नियम कायदा बनना चाहिए इस दुनिया में। आप एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो कि जो पोल्यूशन करेगा वो फाइन फाइन बढ़ेगा? तो दिस तो the person or organization responsible for environmental pollutions must bear the cost of preventing and controlling pollutions, and this encourages responsible industrial practices। मतलब जो पोल्यूशन करेगा, जो भी इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री पोल्यूशन करेगा वो फाइन भरेगा, सीधा सा बात है। ऐसा एक प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है। बस 5 ही याद कीजिए, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है। फिर दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू एजेंडा। तो आप लोगों को तो बता ही चुका हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कि अपने को ये देश को और ज्यादा बेहतर बनाना है 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये यूनाइटेड नेशंस ने तय किया था, और उसमें जस्ट बोला था कि अपने को ये सारा चीज, ये सारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है 2030 तक। तो क्या क्या, मतलब हम लोगों को 2030 तक क्या अचीव करना है? सबसे पहले यहां पे बोला गया कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, कि गरीबी हम लोग को मिटाना, भूखमरी मिटाना है हम लोग को 2030 तक। ऑलरेडी तो पढ़ा दिए। कि इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, कि हेल्थ और एजुकेशन पे इंप्रूवमेंट हो 2030 तक। प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि अगर मेल को सम्मान मिल रहा है तो फीमेल को भी सम्मान मिले, जेंडर इक्वलिटी हो 2030 तक। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी मतलब कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाए 2030 तक। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन हो पाए 2030 तक। क्लाइमेट एक्शन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट को आप कंजर्व कर पाओ और क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो इशू को सॉल्व करवाओ 2030 तक। और प्रमोशन ऑफ पीस, जस्टिस एंड एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यहां पे बोला गया शांति, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आ जाए 2030 तक। तो सीधा सा बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या था, कि यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस जो थे वो क्या किए थे, वो मीटिंग बुलाए थे, बहुत सारे प्रधानमंत्री के इंटर कॉन्फ्रेंशनल मीटिंग मीटिंग बुलाए थे यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन वहां पे फैसला लेते हैं कि हम लोगों को ये सब हमारा एजेंडा है, ये सब हमारा एजेंडा है, और 2030 तक हम लोगों को क्या करना है, ये एजेंडा को फुलफिलमेंट करना है। मतलब वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, कितने, 17 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, जिसमें ये सारे गोल्स भी शामिल थे। 17 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जिसमें ये सारे गोल्स भी शामिल थे, और बोले कि 2030 तक हम लोगों को ये अचीव करना है, बस सिंपल सा बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए सेट ऑफ यूनिवर्सल गोल डिजाइन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस। तो ये क्या है, ये ग्लोबल गोल है। मतलब एक टारगेट बना दिया गया है भैया कि हम लोगों को 2030 तक, ये हमारा एजेंडा है कि 2030 तक ये सारा गोल्स जो है, ये 17 प्रकार के जो गोल है, 17S, मतलब कि ये 17 प्रकार के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये हम लोगों को पूरा करना है, ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे अपने को यहाँ पे बोला गया है कि लो, वो कार्बन साइकिल एंड मिशन मिशन लाइफ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए, लो कार्बन साइकिल मिशन लाइफ, यहाँ से नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी हम लोग जो पढ़ा दिया आप लोग, लो कार्बन साइकिल मिशन लाइफ। ठीक है। फिर दिया हुआ देखिए, स्टेट 5 वेज ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन द लाइफस्टाइल एज ए मूव टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। अगर मान लीजिए हम भैया सस्टेनेबिलिटी को मान लिए, आप जो बोले कि भैया फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइए, अगर हमने सस्टेनेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या क्या चेंज करना चाहिए? अगर हम सस्टेनेबिलिटी को मानने के लिए अगर तैयार है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी वो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कि अगर तुम अगर घर में नहीं हो तो पंखा वंखा बंद कर दो, लाइट वाइट बंद कर दो, इलेक्ट्रिक बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बचाओ भाई, एनर्जी बचाओ। आपको आपका एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए। अरे पापा मम्मी बोलते हैं तो कुछ गलत भी नहीं बोलते हैं ना भाई। एनर्जी बचाओ, एनर्जी को कंजर्व करके रखो। फिर दूसरा कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, एनर्जी को हम लोगों को रिस्पॉन्सिबली ये कंजर्व करना चाहिए। एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेस है, एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेस है उसको अपने लोगों को अच्छे से कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा, वेस्ट वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, ये क्या हो रहा है?
कि हम लोग को कम से कम कचरा करना चाहिए, कम से कम कचरा हम लोग को करना चाहिए और रिसाइकलिंग ज्यादा करना चाहिए, मतलब कम से कम कचरा करो, रिसाइकलिंग ज्यादा करो। फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, वॉकिंग, मतलब यहाँ पे बोला गया कि साइकिल चलाओ, वॉक करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। ऐसा नहीं कि एक एक तो घर में चार चार तो गाड़ी, ऐसा नहीं कि एक एक तो घर में चार चार तो गाड़ी, नहीं। अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, साइकिल चलाओ, वॉकिंग करो, लेकिन किसी भी तरीके से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन करो जिससे भैया भैया प्रदूषण कम हो। और वाटर कंजर्वेशन, मतलब कि पानी बचाओ, पानी बचाओ। अरे पानी पानी बचाओगे तभी तो फार्मर्स लोग फार्मिंग वार्मिंग कर पाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो पाएगा। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों। एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है। काइंडली एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना पढ़ने से हो जाएगा भाई। हाँ हो जाएगा भाई, इतना इतना पढ़ने से बस हो जाएगा, इतना ही बस पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली एक कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, हम क्या समझा पाए। काइंडली एक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।